13 अगस्त 2017 की रात जोधपुर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से एक यंग लॉ स्टूडेंट शाम को बाहर निकला। उसका नाम था विक्रांत नगाइच। विक्रांत लॉ के 3rd ईयर का स्टूडेंट था, बहुत इंटेलिजेंट लेकिन थोड़ा सा रेस्टलेस बाय नेचर, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स को लेके बहुत सीरियस इंसान, क्योंकि वो कानून को, वो लॉ को सिर्फ एक डिग्री की तरह नहीं देखता था, बल्कि उसे बदलाव लाने का एक जरिया मानता था। उस शाम कुछ भी अजीब नहीं था। करीब शाम 7:30 बजे विक्रांत अपने 2 दोस्तों के साथ हॉस्टल से निकला। कैंपस के पास में एक रेस्टोरेंट था। आमतौर पे दोस्त आते जाते हैं, लोग आते जाते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। रेस्टोरेंट का नाम था स्वीट ड्रीम लैंड। सारे स्टूडेंट्स के बीच में ये जगह बहुत पॉपुलर थी। तो ये कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं थी, कोई बड़ा डेंजरस एडवेंचर नहीं था, बट नॉर्मल डिनर के लिए जा रहे थे सब। कुछ घंटों के बाद उसके दोस्त वापस आ गए, लेकिन विक्रांत नहीं लौटा। रात करीब 10:50 पर बताया जाता है कि उसने अपने दोस्तों को फोन किया और कहा कि वो बहुत जल्दी उनके पास आ जाएगा, और विक्रांत से ये हुई आखिरी जानी हुई बातचीत थी। अगली सुबह तक विक्रांत नगाइच की मौत हो चुकी थी। 13 अगस्त 2017 की शाम जोधपुर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कैंपस किसी भी आम रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कैंपस जैसा ही लग रहा था। शहर से थोड़ा दूर हाईवे के पास बसे इस कैंपस में अपनी एक अलग रफ्तार थी, अलग ही क्रेज था। छात्र ग्रुप्स में चलते हुए दिख रहे थे, हॉस्टल की लाइट्स चल रही थी, लोग अलग अलग ग्रुप्स में बातचीत कर रहे थे। विक्रांत 21 साल का एक स्टूडेंट था। कुछ ही दिनों में वो 22 साल का होने वाला था। उसका जन्म 27 अगस्त 1995 को हुआ था और 14 अगस्त 2017 में उसकी मृत्यु हो गई, यानी उसके जन्मदिन से ठीक कुछ दिन पहले। विक्रांत कोई ऐसा छात्र नहीं था जो बस चुपचाप कॉलेज लाइफ से गुजर रहा हो। वो रिटायर्ड कर्नल जयंत नगाइच और डॉक्टर नीतू नगाइच का इकलौता बेटा था। उसने 2013 में स्कूल के बाद 1 साल का ब्रेक लिया था, अलग अलग जगह ट्रैवल किया, बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स अटेंड किए, पार्टिसिपेट किया। न्यूज़ के अनुसार उसने लॉ के टेस्ट में 19th ऑल इंडिया रैंक हासिल की थी, लेकिन उसका डायरेक्शन लाइफ का शुरू से बहुत क्लियर था। उसका सपना था कि वो लॉ पढ़ेगा और आगे चल के एडमिनिस्ट्रेटिव सेवाओं में जाएगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS में, जिससे वो पॉलिसीज के लेवल पर बदलाव ला सके इंडिया के लॉ सिस्टम में। इसके साथ साथ विक्रांत की एक और पहचान भी थी। वो सोसाइटी के जुड़े कामों में बहुत इंटरेस्ट रखता था। उसके माँ बाप ने बताया कि वो केदारनाथ की जब आपदा आई थी, जो बाढ़ वाली आपदा आई थी, वहाँ पे उसने करीब 50 दिन तक वॉलंटियर के तौर पर काम किया था सपोर्ट करने के लिए। कॉलेज जब पढ़ रहा था वो, तब झारखंड के एक ऑफिशियल जो गवर्नमेंट के जो आवासीय आदिवासी स्कूल के जो छात्र हैं उनको पढ़ाता था। वो अपने जूनियर्स और अपने फ्रेंड्स के बीच में उसको हार्ड वर्क नो पे कैंपेन के लिए माना जाता था। उसने अपनी इंटर्नशिप और कंपटीशन से बचाए हुए पैसे से स्कूल के कुछ बच्चों को हफ्ते के लिए होम स्टे में दिल्ली लाने की व्यवस्था भी की, प्रबंध किया, जिससे कि वो दिल्ली देख सकें, दिल्ली विधानसभा जा सकें और दुनिया से बिल्कुल अलग एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस ले सकें। करीब शाम 7:30 बजे विक्रांत अपने 2 दोस्तों के साथ पास वाले रेस्टोरेंट में गया, जो ये यूनिवर्सिटी कैंपस से लगभग 300 मीटर दूर पर थी। शाम बीत गई। कुछ देर बाद उसके दोस्त कॉलेज तो वापस लौट आए, लेकिन विक्रांत उनके साथ वापस नहीं आया। विक्रांत का शव 14 अगस्त 2017 को यूनिवर्सिटी के सामने रेस्टोरेंट वाले एरिया के पीछे जो रेलवे ट्रैक था उसके पास मिला। ये जगह गेस्ट हाउस के बहुत पास थी और सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार उसका शव सुबह करीब 9 बजे रेस्टोरेंट के पीछे रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ मिला था। वही न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भी शव जो लक्ष्मी गेस्ट हाउस था उसके पीछे पड़े खुले मैदान में मिला था।
एक ऐसी जगह जहां आमतौर पर यूनिवर्सिटी के छात्र आते जाते रहते थे, जो लॉ यूनिवर्सिटी थी। अब शुरुआत में इस मामले को एक ही दिशा में ले जाया गया, कोई हादसा, मे बी एक्सीडेंट या शायद आत्महत्या। कुछ दावे ऐसे भी किए गए कि विक्रांत शायद डिप्रेशन में था, लेकिन उसके माता पिता ने इस बात का सख्त विरोध किया और उसके शव से जुड़े कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब जो ये शुरू की कहानियां थी दे नहीं पा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि विक्रांत की डेथ बहुत सारी चोट लगने की वजह से हुई, शॉक की वजह से और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से। और इन चोटों में सिर और रीढ़ की हड्डी, स्पाइन कॉर्ड की चोटें भी शामिल थी और ये चोटें एंटीमॉर्टम थी। एंटीमॉर्टम यानी मरने के मौत से पहले की लगी थी। फिर कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन बातों ने इस केस को और भी परेशान करने वाला बना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार विक्रांत के शरीर पर 9 बेहद गंभीर चोटें थी। उनके कपड़ों पर खून था, लेकिन जहां उनका शव मिला वहां खून नहीं था। उनके शव के पास सिर्फ एक चप्पल मिली थी। अब रेलवे वाला एंगल भी पूरी तरह साफ नहीं बैठ रहा था, क्योंकि रेलवे जो अधिकारी थे उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि उस रात ट्रैक से करीब 5 ट्रेन गुजरी थी, लेकिन किसी भी इंजन ड्राइवर ने कोई भी एक्सीडेंट या कोई संदिग्ध कोई घटना, कोई सस्पिशियस घटना की सूचना नहीं दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि एक गवाह जो करीब सुबह 6:30 बजे उस जगह से गुजरा था, उसने कहा था कि रेलवे ट्रैक पर कोई शव उसने नहीं देखा था। और फिर सवाल उठने शुरू हुए। अगर विक्रांत वाकई में ट्रेन से टकराया था तो किसी भी ड्राइवर ने इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की थी? अगर उसकी मौत उसी जगह हुई जहां उसकी बॉडी मिली थी तो वहां खून क्यों नहीं पड़ा था? और अगर उसका शव कहीं और से लाकर वहां नहीं रखा गया तो उसकी दूसरी चप्पल कहाँ थी? और उसके गायब होने की रात और उसकी बॉडी मिलने की सुबह के बीच इतना बड़ा गैप क्यों था? शुरुआत में जोधपुर पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई दर्ज की और ये धारा आमतौर पर आत्महत्या या अननेचुरल डेथ के मामले में इस्तेमाल होती है। लेकिन विक्रांत के फादर कर्नल जयंत नगाइच को शक था कि मामला कुछ और है। उन्होंने राजस्थान के जो गृह मंत्री थे और जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे उनको लेटर्स लिखे और इसके बाद ही क्राइम ब्रांच इस मामले में क्राइम ब्रांच की एंट्री हुई इसमें। और फिर इस केस में पहला बड़ा मोड़ आया। जून 2018 में विक्रांत की डेथ के लगभग 10 महीने के बाद आखिरकार जोधपुर के मंडोर पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ मर्डर का मामला दर्ज किया गया और ये मामला आईपीसी की धारा 302 के तहत दर्ज हुआ। अब हिंदुस्तान टाइम्स ने भी में एक क्राइम ब्रांच कोई ऑफिसर थे, उनकी तरफ से लिखा कि जब विक्रांत के पिता ने सारे तथ्य जो केस के एविडेंस थे या जो केस के लॉजिक था वो सामने रखा, तभी उस केस को धारा 302 के तहत दर्ज किया गया था। लेकिन सिर्फ मामला दर्ज हो जाने से ये तो हुआ नहीं कि रहस्य सुलझ गया था। अगस्त 2018 तक, यानी कि विक्रांत की मौत के 1 साल बाद भी पुलिस के पास कोई साफ जवाब नहीं था। एक इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि शक करने के बहुत रीजंस हैं, लेकिन कोई भी ठोस सबूत सामने नहीं आया। अब कर्नल नगाइच ने कहा कि जांच, ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए इतना डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि विक्रांत के फोन की जो डिटेल्ड फॉरेंसिक रिपोर्ट थी वो अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लक्ष्मी गेस्ट हाउस के सीसीटीवी का फुटेज मिल जाता तो इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी हेल्प हो सकती थी। और इसके बाद परिवार की जो लड़ाई थी वो पुलिस के दफ्तरों से निकलकर कोर्ट तक पहुंच गई, लेकिन उसकी फैमिली ने उसके लिए लड़ना नहीं छोड़ा। फिर आया मार्च 2019 जब विक्रांत के पिता कर्नल नगाइच राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचे, क्योंकि वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के तरीके से बिल्कुल खुश नहीं थे। और जुलाई 2019 में हाई कोर्ट ने एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का आदेश दिया। फिर फरवरी 2020 में
कोर्ट ने जांच अधिकारी को ये ऑर्डर दिया कि वो इस केस की अच्छी तरह और पूरी तरह से जांच करें, लेकिन इसके बाद भी परिवार को कोई साफ जवाब नहीं मिला। इसलिए विक्रांत की मां डॉक्टर नीतू नगाइच सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में परिवार की तरफ से कहा गया कि जांच में बहुत गंभीर कमियां थी। उनका कहना था कि क्राइम सीन को सील नहीं किया गया, सीसीटीवी फुटेज को ठीक से देखा नहीं गया, डिजिटल फुटप्रिंट को समय पर फॉलो नहीं किया गया, मोबाइल लोकेशन की जांच नहीं हुई और उस समय की व्हाट्सएप की चैट्स को भी ठीक से जांचा नहीं गया था। अब एक अजीब बात हॉस्टल की एंट्री रजिस्टर को लेकर भी थी। अभी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार कहा गया कि विक्रांत हॉस्टल वापस आ गया था और एंट्री रजिस्टर में उसके इनिशियल्स भी थे, लेकिन बाद में ये कहकर बात समझाई गई कि उसके दोस्त ने गलती से ये एंट्री कर दी थी। अब कोर्ट ने कहा कि इस बात की और जांच होनी चाहिए। अगर विक्रांत रात करीबन 10:30 बजे फिर से हॉस्टल से बाहर गया था तो गेट के सीसीटीवी में उसकी फुटेज होनी चाहिए थी। तब तक इस केस की जो ऑफिशियल कहानी थी वो बदलनी शुरू हो चुकी थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने पुलिस पहले यही कहती रही कि विक्रांत की मौत एक एक्सीडेंट थी, लेकिन सितंबर 2020 में दाखिल की गई जो क्लोजर रिपोर्ट थी उसमें पुलिस ने डिफरेंट सी बात बोल दी। पुलिस ने माना कि विक्रांत की मौत मर्डर थी, एक होमिसाइड था, यानी किसी ने उसकी हत्या की थी। लेकिन साथ में पुलिस ने यह भी कहा कि उन्हें यह नहीं पता कि वो आरोपी कौन थे। पर सुप्रीम कोर्ट इस बात से सैटिस्फाइड नहीं था। 16 सितंबर 2020 में कोर्ट ने उस क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया, और कोर्ट का फैसला बहुत स्ट्रिक्ट था। कोर्ट ने कहा कि लगभग 3 साल बाद भी जांच अधूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्लोजर रिपोर्ट जल्दबाजी में बनाई हुई दिखती है, और कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी जांच और क्लोजर रिपोर्ट में बोनाफाइड की कमी है, यानी कि जांच की ईमानदारी और सही नियत पर सवाल उठाया जाता है। इसके बाद कोर्ट ने de novo इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया, यानी कि शुरुआत से एक नई जांच। अब ये जांच एक नई टीम को करनी थी, जिसके की लीड में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होंगे। अब कोर्ट ने यह भी कहा कि जो ऑफिसर्स पहले की जांच में शामिल थे वो इस नई टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। नई टीम में ऐसे ऑफिसर्स होने चाहिए जिन्हें मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्नोलॉजी की समझ हो, यानी डिजिटल फुटप्रिंट और फोरेंसिक्स, ये सब चीजें, जिसके लिए परिवार ने सवाल उठाए थे। अब परिवार के लिए ये वो पल होना चाहिए था जब केस आखिरकार ढेर सारे सवालों के बजाय जवाबों की तरफ बढ़ता। लेकिन अगले मोड़ ने इस केस को और भी उलझा दिया। नई जांच टीम ने मार्च 2021 में एक और रिपोर्ट दाखिल की, और इस बार पुलिस फिर से एक्सीडेंट थ्योरी पर लौट आई। न्यूज़पेपर्स के अनुसार टीम ने 5 डमीज और एक ट्रेन इंजन की मदद से सीन को भी रिक्रिएट किया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि विक्रांत की मौत रात करीब 10:58 पे रुनीचा एक्सप्रेस से हल्की टक्कर लगने के बाद हुई थी। ये भी कहा गया कि टक्कर इस तरह हुई कि जो ट्रेन का ड्राइवर था उसको पता ही नहीं चला होगा, यानी कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में विक्रांत की डेथ की कहानी 3 अलग अलग वर्जन्स से गुजरी, 3 अलग अलग नजरिए थे। पहला था हादसा यानी एक्सीडेंट या आत्महत्या, फिर हत्या मर्डर लेकिन कोई आरोपी नहीं, और तीसरा फिर से एक्सीडेंट। और बेचारे परिवार ने इस बात को फिर से चुनौती दी। एक बहुत बड़ा सवाल था विक्रांत के मोबाइल फोन को लेकर। अब ऑफिसर्स ने कहा कि उनका फोन इतना खराब हो गया था कि उसे ठीक भी नहीं किया जा सकता था और कोई डेटा भी रिट्रीव नहीं किया जा सकता था। लेकिन न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट्स के हिसाब से एक और फाइनल रिपोर्ट थी जिसमें एक बड़ी अजीब सी बात लिखी थी। कहते हैं कि विक्रांत को 14 अगस्त 2017 को भेजा गया एक मैसेज था जिसमें सिर्फ एक वर्ड लिखा था, हे। उसके फोन पर उसकी मौत के 25 दिन के बाद, यानी कि 9 सितंबर 2017 को रिसीव किया हुआ दिखाया गया था। अब
ये बात उसके दोस्त के फ़ोन की जो रिपोर्ट थी, रिसीव रिपोर्ट, उसके आधार पर कही गई। मतलब उसके दोस्त ने हे करके एक मैसेज भेजा, फ़ोन में रिसीव दिखाया गया 25 दिन के बाद। फिर सवाल ये भी था कि सबसे पहले उसकी बॉडी को किसने देखा था। अब पुलिस रिपोर्ट्स के हिसाब से बॉडी सबसे पहले एक लोकल कोई मजदूर था, सोना लाल, उन्होंने सुबह करीब 9:30 बजे उस बॉडी को देखा था। इसके बाद उन्होंने गेस्ट हाउस के मालिक को इन्फॉर्म किया। लेकिन यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का एक और छात्र जो लक्ष्मी गेस्ट हाउस में रह रहा था, उसने रिपोर्टेडली पुलिस को बताया कि जब वो सुबह करीबन 8 बजे वो ग्राउंड से वापस आया था, मे बी वॉक के लिए गया होगा, रनिंग के लिए गया होगा, तो उसे एक शव के बारे में बताया गया था। अब उसने 9:30 कहा, ये स्टूडेंट 8 बजे बोल रहा है। उसने ये भी देखा कि कुछ लोग उस शव के पास खड़े थे। अब रिपोर्ट में उस छात्र के व्यवहार पर सवाल उठाए गए, लेकिन न्यूज़पेपर्स के हिसाब से पुलिस ने इसकी विस्तार से जांच नहीं की। अब परिवार ने इस केस में एक पॉसिबल मोटिव भी उठाया था। विक्रांत के माता पिता का यह आरोप था कि कोई लोकल प्रोसिक्यूशन लॉयर्स की मदद कर रहा था। कोई तो था जो लॉयर्स की हेल्प कर रहा था, जो अवैध शराब से जुड़े हुए एक लोकल ग्रुप के खिलाफ केस बना रहे थे। लेकिन ये भी एक आरोप ही बन के रह गया। पुलिस ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया, ये कह के कि विक्रांत के दोस्तों ने इस बात से इनकार किया है कि वो किसी भी ड्रग या लिकर माफिया के खिलाफ आवाज उठा रहा था। तो नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के डीजीपी और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों को कंटेम्प्ट के नोटिस भेजे। ये तब हुआ जब विक्रांत की मां ने पुलिस की नई एक्सीडेंट वाला जो रिपोर्ट था, जो थर्ड टाइम उन्होंने एक्सीडेंट बोला, उसको उन्होंने चैलेंज किया। उनके पेटिशन में कहा गया कि पुलिस ने पहले कोर्ट को बताया कि विक्रांत की मौत एक मर्डर थी, बाद में फिर एक्सीडेंट बोल दिया। दिसंबर 2022 तक फिर रिपोर्ट आई कि विक्रांत के माता पिता अब भी लड़ाई लड़ रहे थे। कंटेम्प्ट मैटर पर नोटिस जारी होने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। कर्नल जयंत नगाइच ने जोधपुर के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने भी एक एप्लीकेशन दी थी, जिसमें नई वाली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को भी चैलेंज किया था, उसे रिजेक्ट करने की रिक्वेस्ट की थी। और यहीं से पब्लिकली जो अवेलेबल था, जो ट्रेल था, ये बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। इसके बाद कोई खास क्रेडिबल पब्लिक रिपोर्ट नहीं है जिससे पता लगे कि क्या आरोपी की पहचान हुई, उस पर चार्ज लगा या नहीं, ट्रायल हुआ या नहीं, या किसी को सजा मिली या नहीं। विक्रांत के माता पिता बाद में उसकी याद को जिंदा रखने के लिए उन्होंने एक वेलफेयर ट्रस्ट शुरू किया, लेकिन उनका संघर्ष वही था। एक माता पिता के लिए बहुत बड़ा संघर्ष था, और वही था सिर्फ विक्रांत को याद रखना नहीं, बल्कि ये पता लगाना कि उसके साथ असल में हुआ क्या था। क्योंकि वो लोकल लिकर माफिया के अगेंस्ट वाला जो मोटिव था, जो मकसद था, वो भी खारिज कर दिया गया पुलिस द्वारा। तो ये सवाल एक अनसुलझा सवाल बन के रह गया। पुलिस की एक्सीडेंट थ्योरी कहती है कि उसकी मौत ट्रेन के कांटेक्ट में आने से हुई। परिवार की पोजीशन ने लगातार इस वर्जन को चैलेंज किया। अब सुप्रीम कोर्ट के जो रिकॉर्ड हैं, जो केस मटेरियल है, वो भी ये कहते हैं कि बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी रिपोर्ट थी, बहुत ही विवादास्पद थी। लेकिन कोर्ट ने किसी को दोषी नहीं ठहराया, किसी अक्यूज का नाम सामने नहीं आया, कोई भी फाइनल क्रिमिनल ट्रायल नहीं हुआ। विक्रांत नगाइच की कहानी सिर्फ एक यंग व्यक्ति की, एक यंग लड़के की मौत की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे केस की कहानी है जो अपना शेप बदलता रहा समय के साथ। एक लॉ स्टूडेंट डिनर के लिए निकलता है, वो अपने दोस्तों से कहता है कि जल्दी वापस आएगा, और सुबह तक वही रेलवे ट्रैक्स के पास मृत पाया जाता है। पहला वर्जन एक्सीडेंट या सुसाइड, फिर मर्डर की एफआईआर, फिर एक क्लोजर रिपोर्ट जो इसे होमिसाइड या मर्डर कहती है, लेकिन कोई सस्पेक्ट नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट एक और फ्रेश जांच का आदेश देते हैं, फिर एक नई रिपोर्ट आती है, और फिर वापस से एक्सीडेंट की थ्योरी शामिल हो जाती है। फिर कंटेम्प्ट नोटिस जारी होते हैं, फिर परिवार अपनी लड़ाई जारी रखता है, और इन सब के बीच वही सवाल अब भी खड़े रहते हैं। विक्रांत नगाइच सिर्फ 21 साल का था, एक लॉ स्टूडेंट, एक इकलौता बेटा, एक ऐसा युवा जिसने बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्स क्लियर किए थे, फ्लड रिलीफ में काम किया, अंडर प्रिविलेज बच्चों की मदद की,
लीगल एड का काम किया, बास्केटबॉल खेलता था, लॉ पर डिबेट करता था, IAS बनने के सपने देखता था और 13 अगस्त 2017 को वो डिनर के लिए बाहर गया। उसने कहा कि वो जल्द वापस आएगा, कभी वापस नहीं आया और सालों बाद भी उसका केस फाइल्स, रिपोर्ट्स, कोर्ट्स के ऑर्डर्स और अनआंसर्ड क्वेश्चन, अनसुलझे सवाल के बीच में कहीं अटक के रह गया। वो रेलवे ट्रैक जहां उसकी बॉडी मिली थी, वो एक क्राइम सीन से कहीं ज़्यादा बन गया। वो एक मिस्ट्री का एक केंद्र बन के रह गया, एक सेंटर बन गया, एक ऐसी मिस्ट्री जहां फैक्ट्स, जहां सच्चाई टुकड़ों में बटी हुई थी, लेकिन सच आज भी बताए जाने का इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, हमें बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ अगले हफ्ते एक और ऐसी ही अनसुलझे रहस्य वाली कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा और ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कहानी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू।